बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीम्स के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम्स। ओके, ये बेसिकली रिलेट करेगा सीलो 3 से। अभी हमने सीलो 2 पे कर रहे थे और ये सीलो 3 को कवर करेगा, और लास्ट जो स्ट्रेस और स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन है वो सीलो 1 से होगा अलॉन्ग विथ सी पी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिकल इंडिटर्मिनेट बीम्स क्या है, मैं क्लास में बता भी चुका हूँ, ठीक है ना। तो हम बीम को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज सब्जेक्टेड ओनली टू ट्रांसवर्स लोड्स with more than two reaction components, is statically indeterminate because the equations or equilibriums are not sufficient to determine all the reactions, ठीक है ना। तो इसमें होता ही है कि अगर सपोज करें मैं एक बीम को दो जगह फिक्स कर दूं, तो वो बेसिकली स्टैटिकली एक जगह लेफ्ट में भी फिक्स सपोर्ट दीवार में उसको फिक्स कर दें और दूसरी तरफ भी दीवार में फिक्स कर दें, तो अब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस 6 हो जाएंगे और इक्वेशंस आपके पास 3 है। तो ये कह रहा है कि वो बेसिकली आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, और वो कहलाएगा स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट। और ये बताना चाह रहा है कि आपके पास जो इक्वेशंस होती हैं वो कितनी होती हैं। बेसिकली जब भी आप सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो आपको तो सिग्मा एफ एक्स आपके पास ज़ीरो होता है, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एम ए, तीन इक्वेशंस आपकी उसमें आपको बेसिकली यूज़ करनी होती हैं अपने अननोन्स निकालने के लिए। फिर यहाँ पे बताने कर रहा है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स। बेसिकली हम जो सिस्टम होते हैं हमारे पास वो कोप्लेनर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट जो हमारा सिस्टम होता है वो बेसिकली कोप्लेनर फोर्स सिस्टम होता है, ठीक है ना। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बीम्स के फोर्सेज जो हैं वो एक प्लेन में एक्ट करती हैं, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो, वाई जेड प्लेन हो या एक्स जेड प्लेन हो। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्स वाई हो, वाई जेड भी हो सकता है और एक्स जेड भी हो सकता है। फोर्सेज जो हैं वो इस प्लेन में एक्ट कर रही हैं। ये कह रहा है स्टैटिकली डिटरमिनेट इक्वेशन, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स क्या होते हैं, ये डिफाइन कर दिया है इसने। अच्छा जी, हम जाएंगे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम्स क्या होते हैं। व्हेन द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन द लोड्स or stresses in the beam, then such beam is referred to as statically indeterminate beams. डिटर्मिनेसी ऑफ अ बीम, अभी मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि ट्रस स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, इंडिटरमिनेट है, वो आपको आ गया करना। लेकिन अगर बीम आपको कैसे पता चलेगा कि एक जब आप इंडस्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, आपको एक स्ट्रक्चर या एक स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए, तो बेसिकली आप इस मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं फॉर अ प्लेनर two-dimensional beam. There are at most three equilibrium equations for each part, so that if there is a total of n parts and r reactions, अगर उसमें टोटल n parts हैं और r reactions है, ठीक है ना। तो हमारे पास पार्ट्स का मतलब ये कि दो डिफरेंट जगहों पे बीम को हमने जोड़ा हुआ हो, ठीक है ना, या उसको आपने कहीं से वेल्ड किया हो, तो दो डिफरेंट सेगमेंट्स की बात कर रहा है। तो r इज इक्वल्स टू 3n अगर आ जाए तो इम्प्लाइज करेगा स्टैटिकली डिटर्मिनेट, एंड r इज ग्रेटर देन 3n तो वो इम्प्लाई करेगा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इट्स statically indeterminate reports the degree of determinacy, and the beams are subjected to external loading that are assumed to be known and can act anywhere in the beam. अब जैसे इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर शो कर दिया, आपके पास ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 3। अब इसमें मुझे बताएं कि आपके पास स्टैटिकली डिटरमिनेट कौन सा होगा और इनडिटरमिनेट क्या होगा, जस्ट बाय नोइंग द पिक्चर्स। ओके, नंबर 1 को जो है मेरे ख्याल से आंखें बंद करके आप बता सकते हैं कि वो आपके पास क्या हो जाएगा। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 3। R3 है, कितने पार्ट्स पे पूरा बना हुआ है? पूरा बीम कितने पार्ट्स में बना हुआ है? एक पार्ट में। तो R इक्वल टू 3 एन, R कितने? 3, और 3n की वैल्यू में अगर 1 करूँ तो 3 इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेट हो गया। अब 2 पर आ जाएं तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 रिएक्शंस हैं। तो R आपके पास आ गया 5, n इक्वल्स टू 1। तो आपको पता है R इज ग्रेटर देन 3n हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 3n की वैल्यू 1 है। तो बेसिकली आपके पास तो 5 इज बेसिकली ग्रेटर देन 3। तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू द किस डिग्री? सेकेंड डिग्री, क्योंकि नंबर ऑफ नेक्स्ट डिग्री इज 3, तो ये आपके पास स्टैटिकली इंडिटरमिनेट से डिग्री सेकेंड डिग्री आ गई इसमें। फिर हमने देखा यहाँ पे कि अगर ये आ जाए, अब ये बीम है, इन्होंने शो किया है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट सेगमेंट्स में बीम आ जाए, तो हम बेसिकली फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे जो रिएक्शंस आपके पास आ रहे हैं, अगर आप और से देखें यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमन सेगमेंट्स आ रहा है,
बेसिकली ये तो इक्विलिब्रियम में शो करेंगे एक दूसरे को सारे, क्योंकि ये इसको हमने जोड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये बेसिकली अगेन ये भी इक्विलिब्रियम दिस कैंसल दिस सिस्टम हैज़ टू बी इन इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे पिन लगी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपके पास नंबर ऑफ जो रिएक्शंस आ रहे हैं, अगर आप तो आपके पास इन्होंने देखिए ना एक 2 3 4 आपके पास रिएक्शंस आ रहे हैं, और इसको उन्होंने कर दिया R1 R2, दिस बिकम्स R3, और ये बन गया आपके पास R4, और ये आपके पास हो गया R5, दिस बिकम्स अगेन एज R6 एंड दिस इज R5, दिस इज R7। लेकिन ये कह रहे हैं R3 जो है हमारे पास बेसिकली वो किसके बराबर है, R6 के, तो ये बेसिकली, और R4 जो है हमारे पास दिस इज, ये दोनों बराबर हैं, बेसिकली आपके पास 2 और ये दोनों बराबर हैं, तो ये एक हम कंसिडर करेंगे, तो ये बेसिकली इक्वल हैं, तो 3 4 और 2 6, आपके पास 6 रिएक्शंस हो गए। तो हमने इसको कर दिया है कैसे कि R=6, और आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं, एक और एक 2, 10=2, तो ये हो गया आपके पास R6 = और आपके पास कंपोनेंट्स 2 हैं, तो बेसिकली ये बन गया 3 × 2 = 6। तो अगेन इसको आप और से देखें तो ये सिनेरियो जो आपका बीम का बन गया, ये बन गया स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, इवन दो इतना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन ये जो बीम बना आपका, ये बना स्टैटिकली डिटरमिनेट beam. It is not a statically indeterminate beam. फिर इन्होंने ये पूरा डिफ्लेक्शन टेक्निक्स के बारे में बताया है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं आपके पास ट्रांसवर्सली लोडेड बीम्स को निकालने के लिए। तो ये सारे अभी मैं आपको इसको बता दूंगा, यहाँ तक इसको रख लें, आपको आइडिया जितना हो गया, ये पिक्चर ये जो हमने किया है यहाँ तक, ठीक है। और फिर जैसे ये इसको थोड़ा सा बता दिया है कि आपको कि बीम्स आर बेसिकली स्टैटिकली, ये मेरे अपने नोट्स हैं, मैंने रफ से बनाए हुए थोड़े से, लेकिन एक आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कहा आपको मैं इसको स्कैन कॉपी भेज दूँ। अगर हो जाए बीम्स आर स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट सिस्टम्स। क्यों स्टैटिकली होते क्यों हैं, सपोर्ट सिस्टम्स जैसे कैटेगरी एज प्रॉप्ड कैंटिलीवर, फिक्स बीम्स और कंटिन्यूस बीम्स आर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कंटिन्यूस बीम्स जो आपके पास ब्रिज पे, एक बहुत बड़े ब्रिज पे चलते रहते हैं, वो बेसिकली इंडिटरमिनेट बीम्स है। बीम्स आर क्लासिफाइड एवोल्यूशन ऑफ, कैसे बीम्स को क्वालिफाइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसकी वजह से हम इसकी स्ट्रेसेस और डिफ्लेक्शंस निकाल सकते हैं। इन अ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम केस देयर आर 2 unknown reactions found from equations this sigma f equals to 0 and sigma m equals to 0, बेसिकली 3 है, अगर हम x को कंसिडर करेंगे तो 3 है, अदरवाइज 2। If a beam is designed to produce 3 or more reaction forces, movement is statically indeterminate। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपके पास मेथड्स कौन कौन से होते हैं, जो उसके अगेन बीम्स में सॉल्व करने के लिए मेथड्स कौन कौन से होते हैं। एक मेथड होता है डबल इंटीग्रेशन मेथड, एक होता है सुपरपोजिशन, एक होता है ग्राफिकल मेथड जो कि मूवमेंट एरिया मेथड होता है, और एक होता है एनर्जी मेथड। ये 4 मेथड्स होते हैं। हम जिसको फॉलो करेंगे वो होगा सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा वर्सटाइल, तो खैर एनर्जी मेथड है सबसे ज़्यादा वर्सटाइल, हर जगह एप्लीकेबल है, इसकी कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल। और उसके अलावा ये डबल इंटीग्रेशन जो है बेसिकली आप ऑलरेडी पहले करते आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो हम 1 को फॉलो करेंगे और 4 को करेंगे। मूवमेंट एरिया को इसलिए फॉलो नहीं करेंगे कि ये ग्राफ का अप्रोच है, और सुपोजिशन मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिकली टेबल की मदद की चाहिए होती है। वो टेबल हो तो आप इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी, तो वो बेसिकली आप ऑलरेडी करके भी आएंगे सुपरपोजिशन। तो हम बेसिकली डबल इंटीग्रेशन और एनर्जी मेथड्स को फॉलो करेंगे। अगेन डिफरेंट इन्होंने ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, ये फिक्स बीम दिया हुआ है, ये कंटिन्यूस बीम दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं अननोन ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशंस के। फिर यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की है कि एक स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, ये दिस इज एग्जांपल ऑफ अ बीम यूज्ड टू सपोर्ट अ ब्रिज डेक। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बीम है, यहाँ पे बीम लगा हुआ है, और इसकी कितनी क्या कहते हैं सपोर्ट्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5, तो ऑटोमेटिकली एक स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो गया। फिर आप यहाँ से देख सकते हैं
बोथ एंड्स ऑफ द आई बीम्स आर फिक्स्ड। ये वाला और ये वाला अगर आप देखें, ये आई सेक्शन बीम जा रहा है और इसके दोनों एंड्स फिक्स हैं। ये अगेन स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट हो गया। रियल वर्ल्ड पिक्चर्स पे आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स के मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स मैंने आपको कहा था बीम जो होते हैं वो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट, रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स आर स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम। फिर यहाँ पे आ गया, ये देखें यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बीम सपोर्ट्स इन्होंने बता दिया आपके पास किस किस्म के स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स ये हैं। ये कहलाता है सिंपली सपोर्ट बीम, ये कहलाता है ओवरहैंग, ये कैंटिलीवर होता है, ये कहलाता है कंटिन्यूस बीम। अब आप ये भी यहाँ नाम याद रखिएगा कि जब ये आएंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका कहलाता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, जिसको उसने कहा बीम फिक्स्ड एट वन एंड एंड स्टैटिकली एंड सिंपली सपोर्टेड एट द अदर बीम। और ये सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है, जिसको हम कहते हैं फिक्स बीम। इसमें एक मसला ही होता है कि आपके पास 6 इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं आपको, ठीक है ना। और मैक्सिमम नंबर अननोन्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो फिर 3 जिनको आपको सॉल्व करना होगा अपने सिस्टम को क्लासीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। दिस इज अ प्रॉप बीम, दिस इज अ फुली रिस्ट्रेंट बीम, ठीक है ना। ये इन्होंने बेसिकली a design is normally not complete until the deflection of the beam has been determined from its particular load. Again ये importance की बात बता रहा है कि why this deflection and is important. While they generally do not create a safety risk in themselves, excessive deflections may impair the structural function of a structure in other ways. Okay, ये सारा इन्होंने बताया इसके बारे में कि इम्पोर्टेंस क्या है डिफ्लेक्शन की, इम्पोर्टेंस क्या है, डिपेंड्स ऑन द स्टिफनेस। अगेन याद रखिएगा, मैंने आपको याद है बताया था स्ट्रेंथ, द प्रिंसिपल ऑफ 3S depends on the stiffness of the material and the cross-section dimension of beam as well as the configuration of the loads and supports. The common methods for calculating beam deflections are the integration, double integration method, the discontinuity functions जिसको हम बोलते हैं, आप पढ़कर आए होंगे शायद सेकेंड ईयर में, मैकॉलेज मेथड, और तीसरा जो होता है सुपरपोजिशन मेथड। लेकिन एक और मेथड होता है जो ये बता नहीं सक रहे यहाँ पे, इनको बताना चाहिए था, जिसको मैं आपको कराऊंगा, दैट विल बी द एनर्जी मेथड। और मैंने आपसे कहा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जो हम आगे स्ट्रेन एनर्जी में भी करेंगे, लेकिन दैट इज़ द एनर्जी मेथड। ये कुछ थ्योरी की चीज़ें हैं, मैं पूछ सकता हूँ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनवर्ट में क्या फ़र्क है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये कुछ चीज़ें जो बेसिकली मैं थ्योरी का मैं पूछ सकता हूँ इसमें आपसे, तो मैंने कुछ चीज़ें मुझे मिली थी वो मैंने आपके लिए कर दी हैं आपके पास, तो रीड कर लेंगे तो आपकी डिटर्मिनेंसी, डिग्री ऑफ स्टैटिकल इंडिटर्मिनेंसी क्या होती है, या आपके MCQ फिल द ब्लैंक्स, और उसके लिए थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, अब हमारे पास ये है कि एक हमने स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम ले लिया है, और वो एक तरफ जगह से फिक्स है और दूसरी जगह पे एक रोलर लगा हुआ है उस पर, ठीक है ना, A और B, और एक उस पर UDL ऐड कर रही है, और जहाँ से A से B तक जा रहा है और डिस्टेंस L फीट है, और B से उसका ओवरहैंग है, ठीक है। ये ओवरहैंग, ये बाहर निकला हुआ इसको कहते हैं ओवरहैंग, वो L/4 फीट है। अब हमने करना ये है कि इसके अगर रिएक्शंस देखें तो डेफिनेटली इसका 3 रिएक्शंस होंगे। एक वर्टिकल VA हमने बोल दिया, एक मोमेंट MA हो गया, डायरेक्शन अपने आसानी के लिए आप कुछ भी उसका उल्टा भी ले सकते हैं, और एक इसका हॉरिजॉन्टल होगा जिसको हमने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि उसकी वैल्यू अगर हम सिग्मा FS लगाएं तो इसका ऑपोजिट कोई है नहीं, तो वो जीरो होगा, तो हमने उसको लिया ही नहीं था कि काम का अभी ज़रूरत नहीं है, इट विल बी ऑटोमेटिकली ज़ीरो। और एक हमारे पास ये है, ये RB जो होता है ये कहलाता है रिडंडेंट रिएक्शन। अगर मैं इस B को निकाल के उखाड़ फेंकूँ तो ये पूरा बीम मेरा बड़े आराम से मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक रिडंडेंट रिएक्शन है जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया, और हमें ये निकालना होगा, और अगर हम इसको निकालने में कामयाब हो जाएंगे तो ये बीम हमारा स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट से डिटर्मिनेट हो जाएगा, और हमें पता लग जाएंगे ये अननोन रिएक्शन इस बीम के क्या हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये इस बीम को बेसिकली ये VA है, RA है, और मैं एट एनी पॉइंट यहाँ से कट कर दूँ उसको मैं X से मैं काट सकता हूँ, ठीक है ना। और जब मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो बेसिकली एक शेयर फोर्स VR आ जाएगी और एक बेंडिंग मोमेंट MR आएगा,
जिसको हम रेजिस्टिंग मोमेंट या एम भी कहते हैं। दोनों इसको मैंने इंटरनल रेजिस्टिंग मोमेंट और इंटरनल शेयर फोर्स वी आर। इसकी डायरेक्शन मैंने अज्यूम किया, आप इसे उल्टा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसका इसका मोमेंट बनाएं इस इक्वेशन का, तो ये बन जाएगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो m, ये क्लॉकवाइज है माइनस एम ए माइनस ये बन जाएगा वी ए इंटू एक्स, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ओमेगा इंटू एक्स, और इसका बेसिकली फ्रॉम द सेंट्रॉइड जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा x बाई टू। तो ओमेगा इंटू एक्स जो है वो फोर्स बना और डिस्टेंस बन गया x बाई टू, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई टू। ये बन गई मूवमेंट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे एम ए नहीं पता भाई क्या है, और मुझे वी ए भी नहीं पता क्या है, तो मुझे बेसिकली ये निकालने होंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने समेशन ऑफ मूवमेंट एट बी इक्वल टू जीरो ले लिया। कौन सा, कहाँ ले रहा हूँ मैं, ये इस पॉइंट पे समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स एट बी इक्वल टू जीरो। अब मैं जब यहाँ बी इक्वल टू जीरो लूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी एम ए प्लस का वी ए, क्योंकि बी पे लिया है ना, तो ये क्लॉकवाइज है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि आपके पास समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स एट बी इक्वल टू जीरो, तो दिस बिकम्स एम ए प्लस वी ए इंटू एल। आपके पास दिस इज द मूवमेंट एट बी पे समेशन है, तो ये एम ए जो है बेसिकली दिस इज वी ए इंटू एल, उसके बाद ये बन गया माइनस का ओमेगा एल इंटू एल बाई टू, हमने इसको अज्यूम कर लिया। और यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको हमने पॉजिटिव ले लिया, एम ए प्लस का वी एल माइनस का ओमेगा एल इंटू एल बाई टू प्लस का, और प्लस ये जो पोर्शन होगा हमारा दिस वन, ये है एल बाई फोर, तो ये बन जाएगा ओमेगा तो है ही है एल बाई फोर, और एल बाई फोर का आधा जो होगा वो एल बाई एट होगा। तो ये बन गई एक और इक्वेशन आपके पास मोमेंट एट बी। अब फ्रॉम वन, वन कहाँ है हमारे पास, जो हमने बनाई थी ये वाली, इस वन से हम ये वाली वन से हम सॉल्व करके यहाँ से एम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। एम ए आ जाएगा 15 ओमेगा एल स्क्वायर, वो 32 माइनस वी एल, और अगर हम चाहें आर, आर इसी इक्वेशन से हम वी ए भी निकाल सकते हैं, तो वो इन टर्म्स ऑफ एम ए आ जाएगा। तो वी ए इक्वल्स टू दोनों हमने एक ही इक्वेशन से बना ली है अपनी चॉइस आसानी के लिए, जो भी हमें डाटा मिलेगा हम उसे पुट कर सकते हैं। तो हमारे बेसिकली जो है अननोन्स हैं वो एक तो वी ए है, एक एम ए है और एक आर है, हमें बेसिकली ये चाहिए, ठीक है। तो अब हमने हमारे पास बेसिकली क्या बना, अब अगर मैं चाहूँ तो बेसिकली जो मूवमेंट इक्वेशन थी एम ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 15 ओमेगा एल स्क्वायर 32 माइनस वी एल, इस एम ए को मैं यहाँ वन में पुट कर सकता हूँ, और मेरे पास तो वी ए भी आ गया, अगर तो मैं चाहूँ तो वी ए की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर द टाइम भी मैंने यहाँ एम ए की वैल्यू बेहतर समझी कि मैं इसमें पुट कर दूँ। तो m इज इक्वल्स टू, ये मैंने एम ए की वैल्यू इज 15 ओमेगा एल स्क्वायर 32 माइनस वी एल प्लस वी ए इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूँ और इस इक्वेशन को, तो m बन गया वी ए इंटू एक्स माइनस एल प्लस 15 ओमेगा एल स्क्वायर और 32 माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ये बना मूवमेंट, ये मूवमेंट इक्वेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ द अननोन वी ए, ठीक है ना, ये बन गया। अब इस मूवमेंट इक्वेशन को आपने बस फिलहाल यहीं छोड़ दें, और फिर मैंने क्या किया है, अब मैं एक बात आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक रिलेशन आ रहा है कि अगर मैं, और ये आप कास्टिग्लियानोस थ्योरम आपने अगर कहीं पढ़ा हो मैथ्स के अंदर मेरे ख्याल से, या सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा हो, तो वो कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सम अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डावा यू ओवर डावा एफ इज विल गिव यू डिफ्लेक्शन। अगर हम स्ट्रेन एनर्जी हमें फंक्शन मिल जाए, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक खास पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो हमें विद रिस्पेक्ट टू फोर्स वो इट विल गिव यू डिफ्लेक्शन, या पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अ मूवमेंट विल गिव यू अ स्लोप, ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ कि मुझे डिफ्लेक्शन सपोज करें ए पे निकालनी है, जो कि एक फिक्स पॉइंट है जहाँ पे स्लोप भी जीरो है और डिफ्लेक्शन भी जीरो है, तो मैं एक फार्मूला यूज करूंगा, वो कहूंगा वाई ए, फॉर एग्जाम्पल वाई ए इज से डिफ्लेक्शन एट ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या था, अगर आप और से देखें डावा यू अपॉन डावा एफ इक्वल्स टू डेल्टा, तो मैंने कह दिया डावा यू अपॉन
डावा जो क्या कहते हैं ए पे जो फोर्स लग रही है उसको डावा वी ए कह दिया, और ये हमेशा बराबर होगा इस फार्मूले के, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या है, 1 ये ई आई 0 to L मूवमेंट, और एक हम उसका रेट ऑफ मूवमेंट रिस्पेक्ट टू द फोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डावा एम ओवर डावा वी ए इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अगेन ये खास चीज़ है, इसको हम कहते हैं ये लेबिनेट्स मेथड कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक इंटीग्रल के अंदर हम बेसिकली डिफरेंशिएट भी करेंगे अपने फंक्शन को। तो ये खास एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो हम अप्लाई कर रहे हैं एनर्जी फंक्शंस में, ठीक है ना। तो ये यानी कि ये क्या कह रहा है कि डावा यू अपॉन डावा वी ए वाई इज इक्वल टू 1/e 0 to L मूवमेंट, और उस मूवमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वी ए क्या है, इट्स द फोर्स टाइम्स डी एक्स। तो अब हमारे पास जो हमने यहाँ m बनाया वो ये है वी इंटू एक्स माइनस एल प्लस 15 मेगा स्क्वायर 32 माइनस मेगा स्क्वायर। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर किसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करूँ, क्योंकि हमें स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन को सेटिस्फाई करना, बेसिकली बेस पे बनाना है। तो डावा m ओवर डावा वी ए, इसको मैं डिफरेंशिएट करूं और यहाँ भी डावा बाई डावा वी ए से डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये बन जाएगा x माइनस एल, और ये 15 ओमेगा एल स्क्वायर 32 और ओमेगा ये दोनों कॉन्स्टेंट्स, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया इस फंक्शन को इसकी रिस्पेक्ट से, तो मेरे पास m की वैल्यू ये आ गई और डावा m और डावा वी ए की वैल्यू ये आ गई। ये दोनों वैल्यूज जो आई हैं इनको मैंने सिंपली यहाँ पुट किया। अच्छा, ये पूरी इक्वेशन है मेरे पास। डिफ्लेक्शन एट ए, अब डिफ्लेक्शन एट ए वहाँ फिक्स सपोर्ट लगी हुई, आप जाके देखें तो वो जीरो हो गई, और जब ये ई आई ये वहाँ जाएगा तो ए आई भी जीरो हो गया, तो ये बन गया 0 to L। हम लेंगे 0 to L और इसको हम पुट करेंगे, ये m की वैल्यू आ गई और डावा m और डावा ये की वैल्यू ये आ गई टाइम्स ऑफ डी एक्स, और ये किसके बराबर है, इक्वल टू 0। जब आप सिंपल सी इंटीग्रेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलने का चांस है, यहाँ से आपको मिलेगा वी ए। ये वी ए आ गया 37 ओमेगा एल ओवर 64 पाउंड्स, इसकी डायरेक्शन भी आ रही है। इस वी ए को अगर मैं जो आया यहाँ पे पुट कर दूँ, इस वी ए को मैं यहाँ पुट करूँ, तो यहाँ से वी ए की वैल्यू जो आई मैं निकाली यहाँ पुट करूँ, तो व्हाट आई विल गेट माई वी एल है, तो यहाँ पे मैंने ये वी ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो आई विल गेट माई एम ए कम्स आउट टू इक्वल टू माइनस का 764 ओमेगा एल स्क्वायर पाउंड फीट, और माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज। उसके बाद हमने क्या किया, सिग्मा एफ वाई अप्लाई किया, क्योंकि मुझे आर भी चाहिए। अब मुझे आर चाहिए, तो इस पे अगर आप और से देखें इस इक्वेशन पे मैंने आर, तो ये वी ए प्लस आर, तो आपके पास ये हमने इसको अज्यूम किया पॉजिटिव, और ये ओमेगा एल, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा एल बाई 4। तो क्या बनेगा, अगर आप और से देखें वी ए प्लस आर पॉजिटिव और ओमेगा नेगेटिव वाई में है, तो माइनस ओमेगा फिक्स से रूलर तक एल और रूलर से आगे ओवरहैंग एल बाई 4, तो ये बन गया माइनस ओमेगा एल प्लस एल इक्वल टू 0। वी ए मेरे पास है, तो यहाँ पे मैंने अभी निकाल लिया, वी ए की वे वैल्यू ये मैं पुट कर दूँ, तो यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू 43/64 ओमेगा एल, ठीक है ना। अब अगेन ये एक जेनरिक प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप चाहें तो इसी प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे इन सब चीज़ों को वैल्यूज दे दें, ओमेगा की कोई लोडिंग दे दें 10 पाउंड्स पर फीट, एल को कह दें 20 फीट, और एल बाई 4 को कह दें आपका ये हो गया 5 फीट हो गया, तो ये आपके पास 25 फीट बन गया। इसको आप चाहें तो सॉल्व कर लें। तो लेकिन ये एक जेनरिक अप्रोच पूरी है, जो बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप इसी टेक्निक से, इसी मेथडोलॉजी से आप सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये बहुत इसका फार्मूला जो है वो ये वाला है, वाई ए टू डावा यू ए डावा वी ए, जो भी पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर भी आपको क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन चाहिए, तो डावा यू ए डावा वी ए अपॉन डावा वी ए इक्वल्स टू 1/e 0 to L m डावा m ओवर डावा वी ए टाइम्स डी एक्स। तो ये हमारे पास एनर्जी मेथड टेक्निक है। अब में आते हैं हम डबल इंटीग्रेशन मेथड टेक्निक के ऊपर। ये वो टेक्निक है, ये भी बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत ईजी और बहुत आसान टेक्निक है। अच्छा जी, प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम ए बी ऑफ लेंथ L supports a uniform load of intensity Q. Analyze this beam by solving the second order differential equation of the deflection curve. The bending and determine the reactions. आपको reactions निकालने हैं, shear force निकालनी है, bending moments निकालनी है, slopes निकालनी है, deflection of the beam. Again इतना कुछ निकालने होता है, लेकिन ये जो ऐसा प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट किया है
बुक से कि बेसिकली इवन आपकी जो बुक है टेबलर भी इतना इन डेप्थ बताता नहीं है, लेकिन इसने ये सब बताया है, तो वो आपको पास कुछ भी अगर पूछ लें ये आपको सब न्यूमेरिकल में आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें करेंगे कि सबसे पहले वी विल बी गेटिंग ये हमें इस बीम का क्या चाहिए होगा, ये मिला हमें क्या कहते हैं, हम अननोन रिएक्शंस निकाल लेंगे। हमने सिग्मा एफ आई अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आर ए इज इक्वल्स टू क्यू एल माइनस आर बी। ठीक है ना, आर ए यानी कि आप ये भी कह सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्यू एल सिग्मा एफ आई, और फिर आपने बेसिकली मूवमेंट निकाल लिया। सिंपली किसी एक चीज़ को हमने ज़ीरो किया, बी को ज़ीरो कर दिया, तो हमने बेसिकली हमारे पास मूवमेंट आ गया। तो हमने मूवमेंट आ गया हमारे पास एम ए इज इक्वल्स टू क्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस आर बी एल। ठीक है ना, और यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास जो रिडंडेंट रिएक्शन है वो किसका है, बेसिकली वो बी का है। अगर बी निकल जाए रिडंडेंट रिएक्शन तो हमारा स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, तो द बेंडिंग मोमेंट एम एट अ डिस्टेंस एक्स कैन बी, अगेन अब बेसिकली हमने क्या करना है, इस बीम को अगर हम यहाँ से किसी भी पॉइंट एक्स के ऊपर काट दें, जो आपको सिंपल आपको आइडिया होगा कटिंग का शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, इसको हम एक्स पे काटें डिस्टेंस एक्स पे, तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा एम इज इक्वल टू आर ए एक्स माइनस एम ए माइनस क्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है ना, दिस इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कस्टमरी टेक्निक, अगेन ये कह रहा है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द, ये आगे स्टील बॉडी डायग्राम और ये इसके बारे में बता रहा है, तो सिंपल से इक्वेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं इस ये हमारे पास सी आई है, सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन सी फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी बेसिकली, एंड वी ऑब्टेन द मोमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द लोड्स। ठीक है ना, अब ये हमारे पास जो एम की वैल्यू आई, इसको हम बेसिकली इस वैल्यू एम इक्वल टू आर एक्स माइनस एम ए माइनस क्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, इसमें हम बट हमारे पास ये आर ए की वैल्यू ये है क्यू एल माइनस आर बी, और एम ए की वैल्यू क्या है क्यू एल स्क्वायर माइनस आर बी है। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे आर ए और एम ए की पुट कर दें तो हमारे पास जो मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ लोड और रिडंडेंट रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है ना, ये मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ लोड्स एंड रिडंडेंट रिएक्शन, रिडंडेंट रिएक्शन कौन सा है, ये आर बी और ये वाला आर बी, और लोड्स जो है बेसिकली वो आपके पास क्यू है। ठीक है, अब आपको ये बात याद रखनी है कि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर जो आपके पास मेन इक्वेशन जो हम यूज़ करते हैं वो ये वाली होती है ई आई डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम अपॉन ई आई, यानी कि ये भी हम लिख सकते हैं ई, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मेरी इक्वेशन होती है ई आई डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम अपॉन ई आई। ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा, और इसमें आपको ये बात भी पता होगी कि अगर मैं इसको डी क्यूब दोबारा एक बार डिफरेंशिएट फिर डिफरेंशिएट कर दूँ तो डी ए बन जाएगा डी क्यू डी स्क्वायर वी ओवर डी क्यूब वी ओवर डी एक्स क्यूब, जो कि बराबर होगा वन अपॉन ई डी एम ओवर डी एक्स। ठीक है ना, और बेसिकली डी एम ओवर डी एक्स में अपने अभी हम शेयर इन बीम्स कर रहे थे, तो क्या होता है वी, यानी कि डी क्यूब वी ओवर डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू वी अपॉन ई आई। ठीक है ना, ये बन जाएगा, और अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूँ इसी को तो ये बन जाएगा डी फोर वी ओवर डी एक्स फोर इज इक्वल टू वन अपॉन ई आई डी वी ओवर डी एक्स। और डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, शेयर फोर्स पर यूनिट या लेंथ इज नथिंग बट इट इज लोडिंग लोड, तो ये बन जाएगा डी फोर वी ओवर डी एक्स फोर इक्वल्स टू ओमेगा एक्स ओवर ई आई, और क्योंकि ओमेगा डाउनवर्ड होता है तो इसका हम चाहे तो माइनस कर सकते हैं क्योंकि वाई फोर्स तो ऊपर होती है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि ये वाली इक्वेशन हम यहाँ से यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने और यहाँ पे डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं बेसिकली इस तरीके से भी लिख सकता हूँ अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें, ई आई डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम, एम की ये वैल्यू है, हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी एम की, इसकी जगह क्यू एल एक्स माइनस आर बी एक्स माइनस क्यू एल स्क्वायर बाई टू प्लस आर बी एल माइनस क्यू एल स्क्वायर बाई टू। बहुत सिंपल सा है, हमें इसमें कोई भी मसला नहीं है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट एक मरता करूँगा तो ये बेसिकली मुझे इसमें स्लोप मिल जाएगा, और अगर इसको मैं दो मरता इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि इसको एक मरता इंटीग्रेट कर, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आता है, यानी कि
एक मरतबा इंटीग्रेट करने से मुझे इस बीम का स्लोप इक्वेशन मिल जाए, स्लोप इक्वेशन पूरी मिल जाएगी फ्रॉम 0 टू L, और पूरी इक्वेशन होगी, जिसका मतलब है मैं कहीं भी स्लोप निकाल सकता हूं। और अगर मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दूं, इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट जैसे C1 था, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो C1x और एक और कांस्टेंट आ जाएगा C2, और यहाँ पे E आई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बन गई हैं, जो कि आपकी ये F है और ये G, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस बन गई हैं। अब असल सबसे बड़ा काम ये है कि सवाल ये कि C1 और C2 मैं कैसे निकालूं। ये मेरे दो बेसिकली अननोन्स हैं बेसिकली, ये और बेसिकली C1 और C2 मेरा अननोन है बेसिकली, और मेरा एक और अननोन है जो कि आपका ये रिडंडेंट है, जो कि ये वाला RB। क्योंकि अगर ये मुझे पता लग जाए C1 C2 तो मेरा पूरा स्ट्रक्चर एक स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने बेसिकली मालूम करना है, तो हम करेंगे क्या कि अच्छा, इसके लिए बेसिकली मैं ये बात ऑलरेडी जानता हूं कि हमें इन चीज़ों को निकालने के लिए, क्योंकि सिस्टम सॉल्व तो हो नहीं सकता, सिस्टम जब सॉल्व नहीं हो सकता तो मेरे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लग नहीं सकती, तो अब मुझे इनकी स्ट्रक्चर की बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मैं बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर जाऊंगा तो बाउंड्री कंडीशंस के बारे में क्या कह रहे हैं, he is telling us about the boundary conditions and says that the boundary conditions pertaining to the deflection and slope pertaining the slope of the beam are apparent from the inspection। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर ये पिक्चर देखें, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, तो बेसिकली यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़ीरो होगी, और यहाँ पे आपका स्लोप भी ज़ीरो होगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो होगी, स्लोप भी ज़ीरो होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें, यानी कि डिफ्लेक्शन एट x इक्वल्स टू ज़ीरो will be 0 और slope at x equal to 0 will be equal to 0। और यहाँ पे जब मैं आऊँ at x equals to L, यानी कि डिफ्लेक्शन एट x equals to L equal to 0, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे स्लोप 0 नहीं हो रहा, डिफ्लेक्शन 0 हो रही है। तो ये जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस आई, इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको हम अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू द इक्वेशंस फॉर स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस, ठीक है ना। जो कौन सी आपके पास F एंड G, अगर मैं ये F और G में अगर मैं x की वैल्यूज पुट कर दूं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेरे पास ये स्लोप की इक्वेशन है, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, यानी कि थीटा आ जाएगा। और फिर यहाँ पे वंस वो आ गया तो मुझे C1 मिल जाएगा, और फिर वो C1 को अगर मैं यहाँ पुट करूँ और यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट कर दूँ एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरे पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी। और फिर मैं अगर चाहूँ एट x इक्वल्स टू L भी कर सकता हूँ, ठीक है ना आपके पास, तो मेरे पास वहाँ भी आपके पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। आ गया, ठीक है, C1 C2 आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसको ये कर दिया, तो यहाँ से फिर हमें C1 भी मिल गया और C2 भी मिल गया, इनको पुट करके हमने एक मरतबा, फिर मैं बता दूं कि हमने एक मरतबा x की वैल्यू 0 रखी तो डिफ्लेक्शन 0 हो गया, और तो हम बेसिकली ये इक्वेशन v में पुट कर सकते हैं। और फिर हमने बेसिकली एक मरतबा x की वैल्यू 0 की तो आपके पास स्लोप भी 0 हो गया, आपके पास स्लोप इक्वेशन विल बी स्लोप 0, यानी कि x इक्वल टू 0 द स्लोप विल बी 0। और हमने फिर एक मरतबा क्या किया, x की वैल्यू L रखी तो फिर डिफ्लेक्शन 0 हो गई। ये बेसिकली पहली वैल्यू इसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है, और ये आपके पास फिर ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे इसी पॉइंट A के ऊपर ये इसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी 0 है, स्लोप भी 0 है, और ये इसको कर रहा है एट x इक्वल्स टू L। यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है लेकिन स्लोप 0 नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ नॉलेज के बता रहा हूँ पहले से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जब हमने इनको सॉल्व किया, C1 और C2 की वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया RB आ गया, जो कि कितना था, विच वॉज द अननोन। ये बेसिकली कहाँ से आया, ये हमारे पास इक्वेशन बन रही थी, यहाँ पे जब हमने निकाल लिया C1 C2 की वैल्यूज निकाल ली, और ये भी हमने यहाँ को 0 पुट करके किया, तो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ RB में थी, तो हमें RB मिल गया। और RB कितना हमें मिला, 3QL/8, ये हमें ये मिल गया, ठीक है ना। with the values of the redundant distribution we can find the remaining reactions। अब अगर हमारे पास RB आ गया तो अब वो कह रहा है हमें A और B, इक्वेशंस A एंड B कहाँ है, अच्छा जी देखें, ये रहा
आर बी आ गया, ये आर बी यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पे पुट किया, तो मेरे हमारे पास क्या क्या आ गया, आर ए बी आ गया और एम ए बी आ गया। हमारी लाइफ कितनी ईजी हो गई, हमें आर बी भी मिल गया, आर ए भी मिल गया और एम ए भी मिल गया। तो आर बी आर ए एम ए, और ये बता भी दिया उसने। ये क्वेश्चन, ये बड़ी अच्छी सॉल्व एग्जांपल है और ये पूरा आपको इंटेंट बता रही है कि किस तरीके से आपने प्रोसीड करनी है। ठीक है, अब ये तो आपका बन गया बड़े आराम से। अब आपका वही काम है जो आप सेकेंडरी में करते आ रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं इसके शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के। अब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हमें बनाना है तो हम वो क्या करेंगे, हमें बेसिकली शेयर फोर्स इक्वेशन चाहिए और हमें बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। These quantities can be obtained by using techniques involve free body diagram and equations of equilibrium। ठीक है ना, तो हमारे पास जो इक्वेशन जैसे हमने यहाँ पे बनाया था कि अगर हम इसको बेसिकली कट कर दें तो हमारे पास शेयर फोर्स आ जाएगी। तो ये V इज इक्वल टू आर ए माइनस क्यू एक्स हमने इक्वेशन बनाई थी, कहाँ बनाई थी हमने, ये वाली आई थी ना यहाँ पे। ये तो हमने जनरल बनाई थी, ये हमने ये बेसिकली क्या किया था, जब इसको कट किया था। तो हम अगर खुद से इसको अगर हम चाहें इन टर्म्स ऑफ कट करना तो किसी भी पॉइंट x के ऊपर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल टू आर ए माइनस क्यू एक्स। ये जो V है आपके पास शेयर फोर्स है, और अगर बेंडिंग मोमेंट की तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो वो हमें इसको एज इट इज यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, अब आपका काम बहुत सिंपल है, या ऑलरेडी आप यू ऑलरेडी नो, इट्स वेरी इजी। अगर इसका हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन बन गई, यहाँ पे एक मरतबा x को, इस इक्वेशन शेयर फोर्स की इक्वेशन जो है इसमें एक मरतबा अगर मैं x को ज़ीरो कर दूँ, अगर मैं एक मरतबा x को ज़ीरो करूँ तो इज इक्वल टू 5 क्यू अपॉन माइनस क्यू एक्स है। तो आपके पास x को ज़ीरो किया तो v की वैल्यू क्या आई, ये आ गई 5 क्यू एल अपॉन 8 आ गई। उसमें अलावा अगर हम x की वैल्यू l पुट कर दें तो बेसिकली v आ जाएगा आपके पास माइनस 3 क्यू एल अपॉन 8। और अगर मैं पूछूं ये बेसिकली इंटरफेसिंग टर्न, ये कहाँ से इसने, ये नीचे के किस डिस्टेंस पे जा रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, तो मैं v को अगर, क्योंकि यहाँ पे v ज़ीरो हो रहा है, तो v को ज़ीरो करूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 5l अपॉन 8। आप चाहें उसको पुट भी कर सकते हैं। बेंडिंग मूवमेंट के लिए हम क्या करेंगे, वही लॉजिक करेंगे कि 5 क्यू एल एक्स अपॉन 8 है, अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो करूँ तो मेरे पास एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, बेंडिंग मूवमेंट विल कम आउट टू इक्वल्स टू माइनस क्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। और मैं बात जानता हूँ कि बेसिकली ये जो शेयर फोर्स यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, ये कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, इस पॉइंट पे एट x इक्वल्स टू 5l अपॉन 8। तो अगर आप, मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5l अपॉन 8 बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में पुट करूँ तो बेसिकली मेरे पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा जो कि मेरे ख्याल से मैक्सिमम होगा 9ql स्क्वायर अपॉन 128। ठीक है, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि ये आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पे तो शेयर फोर्स ज़ीरो बेंडिंग मोमेंट, लेकिन ये यहाँ से ये कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन और कॉन्केव बेसिकली अप और कॉन्केव डाउन हो रहा है। बेसिकली अगर आप और से देखें तो ये कॉन्केव डाउन है और एक मिनट आपके पास, तो ये बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि ये कितने डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो मैं यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को m को ज़ीरो कर दूँ और इसको सॉल्व करूँ तो मेरे x की वैल्यू आएगी l/4। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे m को ज़ीरो कर दें तो मेरे पास जो मेरे x की वैल्यू आएगी, इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू l/4। ठीक है, फिर हम ये बात कर रहे हैं कि स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम्स रिटर्निंग टू इक्वेशन एफ एन जी। अगर हमें जो स्लोप्स और डिफ्लेक्शन निकालनी है अगर, तो ये आपके पास अगेन स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ क्या हैं तो हमें निकालनी है। तो फिर क्या करेंगे हम, तो उसके लिए वो कह रहा है कि हमें एफ एन जी के पास गए, जो दो इक्वेशंस हैं। वी कैन नाउ कह रहा है सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन इसके अंदर हम जो हमारे पास C1 और C2 की वैल्यूज़ आई हैं वो हम प्लग इन कर सकते हैं, एज वेल एज द एक्सप्रेशन फॉर द हमें आर बी भी मिल गया है। इस इक्वेशन के अंदर C1 है, C2 है और हमें क्या है इसमें आर बी है, और तीनों हमें मिल चुके हैं। तो वो इन पर हम प्लग इन कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगी स्लोप की इक्वेशन, जो कि आपके पास
क्या बन रही है, वी डैश विच इज़ बेसिकली स्लोप, क्योंकि डी वी अपॉन डी एक्स है, इज बेसिकली क्यू एक्स अपॉन 48 ई आई माइनस 6l² प्लस 15lx माइनस 8x² और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनी माइनस क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 48 ई आई 3l² माइनस 5lx प्लस का 2x²। तो द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द बीम इज ऑब्टेन्ड अगेन। अब वो कह रहे हैं हमें जो बीम की ये जो शेप है, ये वाली शेप, ये कैसे मिलेगी, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन 10-8। ये जो इक्वेशन है 10-8, यहाँ से हमें डिफ्लेक्टिंग शेप मिल सकती है। इस मतलब एक मतलब एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, एक मतलब आप उसको l/4 डाल दो, l/2 डाल दो और l डाल दो, तो और उसको प्लॉट कर दो, तो आपके पास इसकी वो बेसिकली मिल सकती है प्रोफाइल फ्रॉम दिस इक्वेशन 10-8। ठीक है ना। अच्छा जी, तो उसके बाद ये है कि टू डिटरमाइन द मैक्सिमम। अच्छा, ये तो हमारे पास ये आया, अब ये कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अगेन ये हम पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल देके मैं पूछ सकता हूँ कि बीम डिफ्लेक्ट कितना किया, तो उसकी टेक्निक आपको ये बता रहा है। अगेन ये सब टेक्निक्स हैं, आपको इसको समझना है और फिर कोई भी सवाल आ जाए आप उसको बड़े आराम से इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम वी सेट द स्लोप। अगेन वो कह रहा है कि हमें अगर बीम की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालनी है, वी सेट द स्लोप इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर द डिस्टेंस। क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब जहाँ भी होगी, अगर ये डेल्टा मैक्स है तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, इस जगह पे स्लोप क्या होगा, डेफिनेटली 0। तो वो वही कह रहा है कि टू डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम वी सेट द स्लोप इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर दिस डिस्टेंस x1। अगेन ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, इसमें हमने क्या करना है, वी सेट यहाँ पे स्लोप को 0 कर दें और क्या कहते हैं इक्वल टू 0 एंड बेसिकली यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें। फिर इसको जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन आपको 0 करके इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई -6l², जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितने के ऊपर आ रहा है, बेसिकली वो हाफ से ज़्यादा आ रहा है, 0.5785 टाइम्स ऑफ l, और वो आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है। मगर इस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है कि एग्जैक्ट अब देखें, यहाँ पे l की वैल्यू मैं 10 फीट दे दूँ, 20 फीट कह दूँ, 5 मीटर कर दूँ, मेरे पास डिफ्लेक्शन आ गई। मेरे पास वो डिफ्लेक्शन का पॉइंट आ गया कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे होगी। लेकिन इसमें अभी भी एक चीज़ बाकी है कि हमें इस बीम की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैल्यू क्या है एट दिस पॉइंट विच इज़ 0.578 l। तो वो ये बड़ी आराम से हम निकाल सकते हैं। अब वो कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस x इनटू द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन 10-8। ये जो हमारे पास x की जो x1 की जो वैल्यू आई है, जिसको मैं x भी कह सकते हैं, इसको हम अगर हम यहाँ x पे और यहाँ x पे पुट कर दें तो फिर देखें क्या होगा आपके अगेन एंड ऑल्सो चेंजिंग द साइन अगेन, क्योंकि हम डिफ्लेक्शन में y से नीचे जा रहे हैं, ये y पॉजिटिव है तो हम मजबूर हैं इसको यहाँ माइनस लगाने के लिए, क्योंकि नीचे डिफ्लेक्शन नीचे हो रही है तो नेगेटिव होगी। तो -vx = x1 और इसको हम पुट कर दें इस इक्वेशन में q, ये इक्वेशन थी हमारे पास qx²/48 ei, इसको उन्होंने पुट किया और 3l² - 5lx + 2x²। ठीक है ना। इस इक्वेशन में हमने पुट किया ये वैल्यू जो हमारे पास आई थी 0.5785l, ये हमने बेसिकली इसमें पुट कर दी। जब इसमें पुट की तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ l और q में बन गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व होने के बाद आ गई 0.005416 QL4/EI या QL4/184.6 EI। तो दिस इज अगेन, अब बेसिकली जो भी Q की आपके पास Q क्या है आपका, इट्स लोडिंग न्यूटन पर मीटर या पाउंड पर इंच है, लेंथ बीम की कुछ भी हो, EI मटेरियल का जो भी दिया हुआ हो आपके पास, जो कि तो आप उसको जब फ्लेक्चर कहलाता है EI, प्रोडक्ट ऑफ EI इज फ्लेक्चर। तो यहाँ पे आपको भी वैल्यू पुट कर दें अपना बीम के अंदर और आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगी फॉर दिस स्पेसिफिक बीम। अगेन यहाँ पे आप ये जो आपके पास आ रहा है कोई भी वैल्यू, एल की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, क्यू की कोई भी वैल्यू पुट कर दें और आपको बेसिकली उसको फिर सॉल्व कर दें तो आपको ये इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड आपको वो वैल्यूज दे देंगी। फिर हम काफ़ी आगे आ चुके हैं
और अगर हम बेसिकली एक बात जानते हैं कि इस पॉइंट पे ए पे मैंने आपको बताया था, फिर हम मैंने आपसे कहा था कि ए के ऊपर डिफ्लेक्शन भी जीरो होगी, स्लोप भी जीरो होगा। बी के ऊपर क्या है, डिफ्लेक्शन जीरो होगी, स्लोप जीरो नहीं होगा। तो बी पे अगर मुझे स्लोप चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा स्लोप? ये एक और टेक्निक है, बड़ी पावरफुल टेक्निक है, जो आई होप, जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये चीज़ें आपने सब वहाँ सेकेंड ईयर में नहीं सीखी होंगी। अगर सीखी हैं तो मुझे बता दीजिएगा। आई विल बी वेरी प्लीज्ड एंड ग्लैड कि आपको सब आता है। तो बेसिकली अगर अब हमारा इंटरेस्ट है कि इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है बी के ऊपर, ठीक है ना। ए पे अगर मैं आपको निकालने को पूछूं तो आप कहेंगे, आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर इस फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे स्लोप जीरो होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, वो कह रहे द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज लोकेटेड, अगेन ये तो हमने निकाल लिया था डिफ्लेक्शन। तो अच्छा जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे कर्व अपनी कर्वेचर को चेंज करे, वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, हेंस दैट इज वेयर एक्स इक्वल्स टू एल बाई फोर। अगेन आप इसकी पिक्चर अगर आप देखें तो ये आपके पास एट एल बाई फोर, ठीक है ना, ये बताना चाह रहा है। तो द कॉरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन डेल्टा नॉट ऑफ द बीम इज, ये आपके पास ये आ गया। अगर आपको इन्फ्लेक्शन की बात करेंगे तो वो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम ये करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन, हम बात कर रहे थे। टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ रोटेशन, हमें यहाँ पे, हाँ, ये थीटा बी निकालनी है एट अ सिंपली सपोर्टेड एंड ऑफ द बी। हमें पे बेसिकली, क्योंकि स्लोप की इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये वाली, क्यू एक्स 48 अपॉन ये 6 एल स्क्वायर, ये वाली, ये इक्वेशन। हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ रही है, एंड के ऊपर l, तो हम लिख देंगे भले थीटा b इक्वल्स टू वी डैश एक्स इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर थीटा b इक्वल्स टू क्यू, और यहाँ x जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे इसको हम l पुट कर देंगे, क्योंकि ये b l के ऊपर है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल्स टू क्यू एल क्यूब और 48 EI। तो ये स्लोप आ गया थीटा बी क्यू, और याद रखिएगा ये स्लोप आपके पास डिग्रीज में नहीं आएगा, ये स्लोप आपके पास आएगा रेडियंस में। तो स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस किसी और पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास एक वो बड़ी अच्छी टेक्निक है, ठीक है ना, तो उससे आपको आइडिया हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी, मतलब इस सवाल में हर चीज़ उसने आपको बता दी है निकालने का। एक और पॉइंट क्या है कि बीम जो होता है उसका जो कर्वेचर होता है, जहाँ से वो पॉइंट शेप चेंज करता है अपने कर्वेचर की, वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इज लोकेटेड वेयर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहाँ लोकेट होगा जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये कह रहे हैं एल बाई फोर। अगर आप ये बेंडिंग मोमेंट का कर्व देखें तो बेंडिंग मोमेंट देखें जीरो कहाँ हो रहा है। अगर आप देखें ऐसे स्टार्ट हुआ जीरो से एल बाई फोर पे, बेंडिंग मोमेंट की क्या वैल्यू है, जीरो, जीरो है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है के क्या कह रहे हैं, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज लोकेटेड वेयर द बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज वेयर एक्स इक्वल्स टू एल बाई फोर। सो द कॉरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन डेल्टा नॉट ऑफ द बीम फ्रॉम इक्वेशन 10-8, यानी कि हम जो आपके पास, अगर हमें डिफ्लेक्शन एट एल बाई फोर निकालनी हो तो वहाँ पे क्या होगा आपके पास, ये जो हमारे पास इक्वेशन है डिफ्लेक्शन की, यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, l बाई फोर। तो ये डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पे, l बाई फोर। द कॉरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम फ्रॉम इक्वेशन इज दिस, माइनस वी एक्स इक्वल्स टू l बाई फोर। सो इट कम्स आउट टू इक्वल टू 5QL4 ओवर 2048 EI। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ, ये आपके पास आ रही है QL4.002441 QL4 अपॉन EI, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट जहाँ पे इन्फ्लेक्शन बेंडिंग मोमेंट जीरो है वो भी निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल था और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नॉलेज मिली, और हर तरीके से अगर कोई भी एक सवाल पूछें तो ये सवाल अगर आपको आता है तो आप कोई भी सवाल कुछ भी कर सकते हैं ये सवाल। तो आई थिंक ये डबल इंटीग्रेशन मेथड का एक बहुत अच्छा सवाल है। और ये भी बता दूँ, इस किस्म का सवाल मैंने 2-3 मरतबा यही सवाल एग्जाम में मैं दे चुका हूँ।
तो इसको भी आप समझ लीजिएगा, लेकिन समझ के करिएगा इन सवालों को, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। और ये किया हुआ सवाल, और ये आपके पास एनर्जी मेथड का एक सिंपल सा सवाल है SIB का, और ये डबल इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा सवाल है। एंड आई होप यू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा मैंने इसको ज़रा तेज़ किया है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको पता है मंडे के बाद जो अगला वीक है 7 दिसंबर को आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है, और पहला ही SM2 का है। तो जितना हम जो ये मैंने आपको जो अभी SIB तक जहाँ तक कराया है, तो ये सारा आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, याद रखिएगा। SIB का ये पूरा आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके तकरीबन 3 चैप्टर आप कह सकते हैं। बेंडिंग कवर कर लिया है, शेयर खत्म हमने कवर कर लिया है, और SIB के भी कई टॉपिक्स हैं, लेकिन हमने उसका 2 कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी मेथड टेक्निक्स भी आ गई हैं, और ये हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो इन 3 चैप्टर्स से रिलेटेड हम अपना टेस्ट लेंगे, और आपका सॉरी मिड टर्म एग्ज़ाम होगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। और थोड़ा सा हमारा ये इस वीक का लेक्चर्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, और जिसके लिए माजरत ना हो, लेकिन ये कि हमें थोड़ा सा स्पीड करना है, ताकि अपने ये CLS को कवर करने के लिए मैंने आपको ये स्पेशली इस वीक में करा दिया है। तो आई एम थैंकफुल टू यू। टू सेक्शन B स्टूडेंट भी मेरे ख्याल से इसके बाद हमारी अगर क्लास होगी तो, या नहीं होगी आई डोंट नो, लेकिन सेक्शन B के स्टूडेंट्स के लिए भी कि थैंक यू, कि उसके बाद आपको शायद मैडम सुमैया ज्वाइन करेंगी अगली क्लासेस से। लेकिन सेक्शन B वाले मंडे को मेरी क्लास लेने ज़रूर आएँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। A वाले तो अगर मैं पढ़ाऊँगा उनको, लेकिन B वाले भी आएँ मेरी क्लास लेने मंडे की। प्लीज़ प्लीज़ मेरी क्लास मिस मत करिएगा।